अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। मैं हूं आपकी टीचर इकरा याकूब और आज का जो हमारा सेकंड लेक्चर है वो है सेल। आज के इस लेक्चर में देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, हिस्ट्री ऑफ सेल, सेल थ्योरी, टाइप्स ऑफ सेल, सेल कंपोनेंट्स, फंक्शंस ऑफ सेल, सेल डिवीजन। ये सब हमें आज देखना है आज के लेक्चर में ये क्या होता है। और पहला जो हमारा है वो है व्हाट इज सेल। सेल क्या होती है? सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी। जो हमारी बॉडी है वो किससे बनती है? सेल से। फॉर एग्जांपल, अगर कोई हमें बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए हमें पहले क्या लेना है? उसके लिए हमें पहले ब्रिक चाहिए। जब हम बहुत सारी ब्रिक्स लेंगी, ईंटें लेंगी, तो तब जाके एक बिल्डिंग बनती है। वैसे ही जब एक बॉडी बनती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की तो उसके लिए पहले हमें क्या चाहिए? सेल। और तब जाके एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। सेल क्या करता है? ये हमारे स्ट्रक्चर्स को ये हमें स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करता है। हमारे बॉडी टिश्यूज़ को, हमें हमारे ऑर्गन्स को स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, ये हमारी सेल है और जब बहुत सारी सेल्स मिल के जुड़ जाती हैं तो वो क्या बनाती हैं? वो एक टिश्यू बनाती हैं। और जब टिश्यूज़ बहुत सारे मिलते हैं तब जाके वो क्या बनता है? ऑर्गन। उसके बाद जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद जब ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जुड़ जाते हैं तब जाके वो एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। पहले सेल क्या है? सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो किससे बनती है? सेल से। और सेल क्या करता है? ये हमारे बॉडी टिश्यूज, हमारे ऑर्गन्स को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। पहले एक सेल होती है, तब जब बहुत सारी सेल जुड़ जाती हैं तब जाके वो क्या बनाती हैं? टिश्यू बनने के बाद जब बहुत सारे टिश्यू जुड़ जाते हैं तब जाके वो क्या बनते हैं? एक ऑर्गन। उस ऑर्गन को क्या एक स्ट्रक्चर मिल जाता है। उसके बाद जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जांपल, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे ऑर्गन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तब जाके क्या बनता है? एक ऑर्गेनिज्म। यहाँ तक समझ आया? उसके बाद सेल का एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है जो हम हमेशा मिस करते हैं वो है सेल में क्या प्रेजेंट होता है? उसमें हेरिडिटी कोड प्रेजेंट होता है, जेनेटिक कोड प्रेजेंट होता है। और सेल क्या करती है? वो अपने से और कॉपीज बनाती है और वहाँ से वो जो हेरिडिटी कोड या जेनेटिक कोड होता है वो उसमें वो पास करती हैं। चाहे उसे हम ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी बोलेंगे, ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी। सेल्स में क्या होता है? एक हेरिडिटी कोड होता है, जेनेटिक कोड होता है जो क्या करता है? जब सेल डिवाइड होती हैं तो वो उसमें पास होता है, खुद में भी उस सेल में भी प्रेजेंट रहता है और ऑफस्प्रिंग वाली सेल या प्रोजेनी वाली सेल में भी वो पास होता है। उसके बाद सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक सेल क्या है? एक जो ऑर्गेनिज्म होगा उसकी बेस कहाँ से है? सेल से, यानी कि ये बेसिक है इसका। उसके बाद स्ट्रक्चरल, ये क्या है? एक स्ट्रक्चर भी देती है हमारी बॉडी को, ऑर्गेनिज्म की बॉडी को, और फंक्शन भी करती है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है हमारे टॉपिक में वो है हिस्ट्री ऑफ सेल। ये हमें नाम और डेट जो है वो याद रखने हैं क्योंकि एग्ज़ाम, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें यही नाम और डेट ज़्यादातर पूछे जाते हैं। उसके बाद सेल को किसने डिस्कवर किया? पहले इसको डिस्कवर किया है रॉबर्ट हुक ने। कब? इन 1665। पहले एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रॉबर्ट हुक, जिसने क्या किया? सेल को डिस्कवर किया। उस टाइम रॉबर्ट हुक क्या कर रहे थे? वो ऑब्जर्व कर रहे थे स्लाइस ऑफ कॉर्क, जो ट्री होता है उसका बार्क जो होता है उसे कर रहे थे ऑब्जर्व। तो वहाँ पे उन्होंने एक एम्प्टी छोटा सा रूम देखा
जिस तरह घर में हमारे रूम होते हैं वही इसने छोटा सा देखा और उसका नाम इन्होंने दिया सेल। किसने नाम दिया सेल? रॉबर्ट हुक ने। पहली बार इसे डिस्कवर किया है रॉबर्ट हुक ने। लेकिन उसका जो उस टाइम माइक्रोस्कोप था उसकी जो मैग्निफिकेशन थी वो बहुत कम थी, इसलिए वो फर्दर उस पर स्टडी नहीं कर पाया और उसने क्या कंक्लूड किया कि ये एक डेड सेल है। सेल किसने डिस्कवर की? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665। और उसने देखा स्लाइस ऑफ कॉग में कि उसने एक रूम जैसा स्ट्रक्चर देखा, बहुत छोटा, और उसका नाम उसने दिया सेल। लेकिन उसने ये स्टडी कंक्लूड की इस बात पे कि ये एक डेड सेल है। फिर 1674 में एंटोन वैन लीeuwenhoek आए। उन्होंने ऑब्जर्व की फर्स्ट लिविंग सेल। इन्होंने सेल दी थी लेकिन क्या? डेड सेल। इन्होंने ऑब्जर्व की फर्स्ट लिविंग सेल। इनके बाद जो उस टाइम पे माइक्रोस्कोप था उसकी जो मैग्निफिकेशन थी वो अच्छी थी, बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उसने वहाँ पे क्या देखा? उसने जब सेल डिस्कवर की तो उसने देखा कि उसकी जो मूवमेंट थी वो हो रही थी, तो उसने कहा ये लिविंग है, बैक्टीरिया प्रोटोजोआ में। उसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आए। उन्होंने क्या डिस्कवर किया? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? जो हमारी सेल हैं उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे उसमें माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, चाहे राइबोसोम्स आएंगे, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, या चाहे न्यूक्लियस आएगा। तो उन्हीं कंपोनेंट्स में एक जो मेन है न्यूक्लियस, उसने उसे डिस्कवर किया, जो हमें आगे फर्दर अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। तो न्यूक्लियस को डिस्कवर, न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस हमारी सेल का एक कंपोनेंट है जिसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है या हेरिडिटी मटेरियल प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस को यहाँ पे याद रखना, इसको ब्रेन ऑफ सेल बोला जाता है, ब्रेन ऑफ सेल। आगे हम डिटेल में न्यूक्लियस पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें याद रखना है रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया? 1831 में उन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। न्यूक्लियस क्या है? ये एक कंपोनेंट है हमारी सेल का जिसमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल या हेरिडिटी मटेरियल प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ सेल। उसके बाद है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी इन 1838 एंड 39 में पहली बार शील्डन और शिवान आए। शील्डन जो एक बॉटनिस्ट था और शिवान एक जोलॉजिस्ट था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बॉटनिस्ट जो था शील्डन, उसने एक प्लांट सेल प्रपोज की, उन्होंने एक प्लांट सेल दी। और जो शिवान था उन्होंने किस पे एक्सटेंड किया सेल को? एनिमल्स पे, यानी कि उन्होंने एनिमल सेल प्रपोज की। 1839 में कौन आए? शील्डन और शिवान। शील्डन जो एक बॉटनिस्ट था और शिवान जो एक जोलॉजिस्ट था। शील्डन ने दी प्लांट सेल और शिवान ने दी एनिमल सेल। इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा प्लांट सेल और एनिमल सेल में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ पोस्टुलेट्स क्या थे? सिमिलर थे। और इन्होंने क्या मिलके फर्दर इस पे स्टडी की। उसके बाद 1855 में कौन आए? रुडोल्फ वर्क्यू जो एक पैथोलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या कहा? कंसेप्ट ऑफ सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो भी सेल हैं वो कहाँ से अराइज होती हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। किसने बोला ये? रुडोल्फ वर्क्यू इन 1855। उन्होंने सेल थ्योरी के बारे में कुछ पोस्टुलेट्स दिए। रुडोल्फ वर्क्यू ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए किसके बारे में? सेल थ्योरी के बारे में। इसमें जो पहला पोस्टुलेट है वो है ऑल लिविंग ऑर्गन्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। जो भी दुनिया में ऑर्गेनिज्म हैं वो बने हैं या एक से या बहुत सारी सेल से। अगर एक सेल से कोई ऑर्गेनिज्म बना है तो उसे हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर। और अगर किसी ऑर्गेनिज्म में मोर सेल्स, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हैं, तो वहाँ पे हम उसे बोलेंगे मल्टी सेल्युलर। तो क्या था हमारा पहला पोस्टुलेट?
वो था जो भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में है, या तो वो यूनिसेलुलर होंगे या मल्टीसेलुलर होंगे, या उनमें एक सेल प्रेजेंट होगी या उनमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होगी। और इन्हीं सेल्स को क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। उसके बाद जो हमारा दूसरा पोस्टुलेट था वो था सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी लाइफ का, जो भी इस दुनिया में है, उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? सेल। थर्ड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो भी सेल्स हैं वो कहाँ से एग्जिस्ट करते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। ये किसने दिया था? रोडोल्फ विर्को, जो एक लैटिन पैथोलॉजिस्ट था। उसने क्या टर्म दी इसके लिए? ओमनिसेल्यूला ई सेल्यूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं पे भी पूछा जा सकता है। तो ये किसने दी है? वहाँ पे आपको देखना है रोडोल्फ विर्को, जो एक लैटिन पैथोलॉजिस्ट था। उसने लैटिन टर्म दी ओमनिसेल्यूला ई सेल्यूला, जिसका मतलब है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो भी सेल्स हैं वो कहाँ से एग्जिस्ट करती हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ सेल्स। जो हमारी सेल्स हैं उसके कितने टाइप्स हैं? उसके 2 टाइप्स हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म जिसमें एक सेल प्रेजेंट होगी वहाँ पे हम उसे प्रोकैरियोटिक बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है? और जो यूकैरियोटिक है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स सेल्स। ये होती है सिंपल सेल्स और वो होती है कॉम्प्लेक्स सेल्स। पहला जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें क्या है? उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, और जो उसमें ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी प्रेजेंट नहीं। उसमें जो ऑर्गेनेल्स होंगे उनका जो मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट नहीं होता। ये हमारी सेल है, और इसमें जो भी माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, न्यूक्लियस आएगा। पहले तो जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और जो बाकी कंपोनेंट्स होते हैं उनमें जो मेम्ब्रेन होता है वो एब्सेंट होता है। पहला पॉइंट। और अब बातें हम यूकैरियोटिक की तरफ। इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, और जो ऑर्गेनेल्स हैं उनका मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। इसमें न्यूक्लियस भी और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस भी एब्सेंट है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो होती है सिंपलर देन यूकैरियोटिक, और जो यूकैरियोटिक सेल है वो होती है कॉम्प्लेक्स और लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल। ये सिंपलर होती हैं देन यूकैरियोटिक, ये कॉम्प्लेक्स होती हैं और लार्जर होती हैं देन प्रोकैरियोटिक सेल। इसके बाद इसकी जो एग्जाम्पल है वो है बैक्टीरिया या आर्किबैक्टीरिया। ये है हमारे प्रोकैरियोटिक, और इसमें क्या है? इसमें सिर्फ सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, लेकिन इसमें सिंगल सेलुलर भी आते हैं और मल्टी सेलुलर भी आते हैं। अगर हम सिंगल सेलुलर लेंगे तो वो वहाँ पे आती है हमारी एग्जांपल एमीबा, और अगर मल्टी सेलुलर लेंगे तो वहाँ पे प्लांट्स या हमारे एनिमल्स आएंगे। उसके बाद हमने बोला कि जो सेल्स हैं उसका जो जेनेटिक मटीरियल है वो किस में प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। लेकिन जब प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होगा तो इसमें जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे होगा? क्या वो भी एब्सेंट होगा? नहीं, वहाँ पे एक रीजन है जिसे हम बोलते हैं डार्क रीजन, यानी कि न्यूक्लाइड। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें न्यूक्लियस के बदले क्या होता है? न्यूक्लाइड, जो एक डार्क रीजन है जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। और वो किस में होता है? वो डायरेक्टली होता है साइटोप्लाज्म में। इसमें क्या था? यह हमारा न्यूक्लियस था, तो इसी में हमारा जेनेटिक मटेरियल था। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक है इसमें पहले ही हमारा न्यूक्लियस एब्सेंट है, और जो इसमें जो साइटोप्लाज्म है, फ्लूइड है इसमें, और इसमें क्या होता है? एक न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, और जेनेटिक मटेरियल जो हमारा है वो इसी न्यूक्लियर में प्रेजेंट होता है। और इसकी एग्जाम्पल जो है वो है इकोली। ये हमारी सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है, और ये हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है।
ये प्रोकैरियोटिक सेल, ये इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है जो हमारी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होता, और दूसरा इसमें कैप्सूल प्रेजेंट होता है, यहाँ पे भी जो प्रेजेंट नहीं होता। इसमें तीसरा क्या है, पाइलस, जो हमारी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। ये सब सेल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, डीएनए, ये सब हमें इसके कंपोनेंट्स में आके पढ़ने हैं। और उसके बाद जो हमारा प्रोकैरियोटिक है, फ्लैजेलम, फ्लैजेलम किस लिए होता है, अगर मूवमेंट करनी है सेल को तो वहाँ पे इससे फ्लैजेलम की ज़रूरत पड़ती है। और जो कैप्सूल है वो सेल की प्रोटेक्शन के लिए है, जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या है, कैप्सूल। और पाइलस, पाइलस अगर इस सेल को कहीं पे किसी चीज़ के साथ अटैच होना है तो वहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ता है, पाइलस। ये था यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, ये था प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, जो हमें आगे डिटेल में पढ़ना है। अब है यूकैरियोटिक सेल। डिटेल में हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे। हमने क्या बोला, जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। जो न्यूक्लियस है वो क्या है, एक हाउस है, एक घर है, किसके लिए, जेनेटिक मटेरियल के लिए, डीएनए के लिए। यूकैरियोटिक सेल, इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। और जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो किस में प्रेजेंट होता है, हमारे न्यूक्लियस में, डीएनए, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। इसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन। जो हमारी सेल है इसका जो मेम्ब्रेन है बाहर से, उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, जो हमारी सेल है वो उसे सेपरेट करता है। अगर ये हमारी सेल है और ये इसका मेम्ब्रेन है तो ये इसे सेपरेट करता है फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, ये एक सेल को सेपरेट करता है फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और ये क्या करता है, कंट्रोल ऑफ पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर कोई भी मॉलिक्यूल आएगा तो ये उसे रोकता है सेल के अंदर जाने से, चाहे फिर ये वहाँ पे सिलेक्टिवली बैरियर बनेगा या सेमी परमेबल जो भी होगा, लेकिन ये क्या करता है, कंट्रोल करता है किसी भी मॉलिक्यूल को सेल के अंदर जाने से और किसी भी कंपोनेंट को बाहर आने से। सेल मेम्ब्रेन ये करता है सेपरेट सेल को फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और ये करता है कंट्रोल किसी भी मॉलिक्यूल को अंदर जाने से या बाहर आने से। इसके बाद जो इसका स्ट्रक्चर है, सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, डबल लेयर्ड लिपिड स्ट्रक्चर। यहाँ पे वर्ड में ही हमें समझना है कि ये एक डबल लेयर है, डबल लेयर्ड लिपिड स्ट्रक्चर। इसमें जो डबल लेयर है वो किसका है, जो दो लेयर्स इसमें है वो हैं फॉस्फोलिपिड के। फॉस्फोलिपिड के दो लेयर हैं इसमें, और उसमें क्या है, उसमें जो प्रोटीन्स हैं वो उसमें एम्बेडेड हैं। जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो किसका बना है, डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, यानी कि जो फॉस्फोलिपिड है उसके दो लेयर हैं और उसमें क्या है, प्रोटीन जो है वो एम्बेडेड है। ये हमारा फॉस्फोलिपिड आएगा। और फॉस्फोलिपिड में क्या होता है, एक इसमें होता है हाइड्रोफिलिक, ये पहले इस स्ट्रक्चर का होता है, ये है फॉस्फोलिपिड। और इसमें क्या है, ये इसका हेड है और ये इसकी टेल है, और हेड है हाइड्रोफिलिक हेड, और जो इसकी टेल है वो है हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रो का मतलब है वाटर या फ्लूइड, और फिलिक का मतलब है लविंग, जिसे पसंद करते हैं। और जो हेड है इसकी वो भी है यहाँ पे वाटर या फ्लूइड, और फोबिक क्या है, वो है फियर। यानी कि जो इसका हेड है वो क्या करता है, जो फ्लूइड है या वाटर है वो उसको पसंद करता है, लेकिन जो इसकी टेल है वो फ्लूइड को पसंद नहीं करती, यानी कि उसे उससे डर है। हाइड्रोफोबिक टेल है इसकी, और जो इसका हेड है वो है हाइड्रोफिलिक हेड। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये हेड और ये इसकी टेल। उसके बाद इसके लिए एक मॉडल दिया गया है, इसके लिए एक मॉडल दिया गया है जिसका नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो किसने दिया है,
सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। ये डेट्स आपको इम्पॉर्टेंट याद रखने हैं क्योंकि यही सब ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। सिंगर एंड निकोलसन ने क्या दिया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इन 1972। किसके लिए, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें फ्लूइड क्या करता है, जो ये फ्लूइड है, जो इसमें फॉस्फोलिपिड्स हैं वो क्या है, वो मूवमेंट करते हैं, जो लिक्विड में मूवमेंट करते हैं और उससे क्या होती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर कभी सेल में प्रेशर बढ़ जाता है, ये हमारी सेल है और इसमें प्रेशर इंक्रीज हुआ, तो वो वहाँ पे बर्स्ट नहीं होगी क्योंकि उसका जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वो क्या होते हैं, वो फूल जाती हैं लेकिन बर्स्ट नहीं होती। वो कैसे होते हैं, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी किससे ज़्यादा होती है, फॉस्फोलिपिड्स से। जो फॉस्फोलिपिड्स इसमें होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, मोटिलिटी करते हैं, उसकी वजह से क्या है, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। इसके बाद है मोज़ेक। मोज़ेक क्या बताता है, फ्लूइड हमने देखा कि वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करता है, वो सेल को बर्स्ट होने से बचाता है। उसके बाद है मोज़ेक। मोज़ेक क्या करता है, इसमें जो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, हमारे सेल मेम्ब्रेन में जो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं वो इसमें अरेंज किए गए हैं, ना कि बाय चॉइस बल्कि उनकी काम के लिए, उनको कोई स्पेसिफिक काम है इसलिए वो इसमें अरेंज किए गए हैं। और वो क्या क्रिएट करते हैं, एक डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स पैटर्न। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कब आया है, 72 में, और उसका काम क्या है, फ्लूइड का। फ्लूइड क्या करता है, जो फॉस्फोलिपिड्स हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन में वो उसमें मूवमेंट करते हैं, उसकी वजह से क्या है, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंक्रीज होती है, वो हमारी सेल को बर्स्ट होने से बचाती हैं। उसके बाद जो मोज़ेक है ये क्या है, ये एक अरेंजमेंट है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो अरेंज किए गए हैं और वो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स पैटर्न। ये है हमारे मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। ये इसके फॉस्फोलिपिड्स है, हेड और टेल। टेल अंदर की तरफ इसलिए है क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है, और जो हेड है वो बाहर की तरफ है क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक है। और जो इसमें ये स्ट्रक्चर्स हैं, प्रोटीनस, यहाँ पे ये इसमें प्रोटीनस हैं, इंटीग्रल प्रोटीनस एंड पेरिफेरल प्रोटीनस। जो पेरिफेरल प्रोटीनस हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। जो इंटीग्रल हैं वो क्या, एम्बेडेड होते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं पेरिफेरली इसके सरफेस पे, और जो इंटीग्रल होते हैं वो इंटरनली होते हैं, एम्बेडेड। और इनका काम क्या है, ये करते हैं सिग्नल ट्रांसपोर्ट और सेल रिकॉग्निशन। इसमें पहले आता है फॉस्फोलिपिड्स, इसमें प्रेजेंट है। अगर हमारा सेल मेम्ब्रेन है उसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है, पहले इसमें आया फॉस्फोलिपिड्स। वो क्या करते हैं, वो हमारी सेल को बर्स्ट होने से बचाते हैं। उसके बाद है प्रोटीनस। प्रोटीनस एक तो इंटीग्रल होते हैं, दूसरा पेरिफेरल प्रोटीनस होते हैं। ये क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं सिग्नल। इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीनस ये करते हैं सिग्नल ट्रांसपोर्ट और क्या करते हैं, सेल रिकॉग्निशन। उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी इसी में प्रेजेंट होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है, ये जो भी फॉस्फोलिपिड्स में ये उसी के साथ अटैच होते हैं। लिपिड्स या प्रोटीन्स उसके साथ कौन अटैच होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। और ये क्या करते हैं, ये भी हमें मदद करते हैं सेल रिकॉग्निशन में, सेल रिकॉग्निशन। और ये प्रेजेंट होते हैं आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। जो हमारे मेम्ब्रेन का आउटर सरफेस होगा वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होंगे। उसके बाद क्या है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ प्रेजेंट होता है एनिमल सेल मेम्ब्रेन में, एनिमल सेल मेम्ब्रेन में। यहाँ पे मैं फिर से ये करूँगी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कब आया, 72 में, और किसने दिया, सिंगर एंड निकोलसन।
और इसमें क्या था, फ्लूइड क्या करता था, उसमें थे फॉस्फोलिपिड्स। जो हमारा सेल मेम्ब्रेन था उसमें फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारी सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इंक्रीज करते हैं। और जब भी हमारी सेल का प्रेशर बढ़ जाता है तो वो फूल जाती है। अगर ये फॉस्फोलिपिड्स वहाँ पे मूवमेंट नहीं करेंगे या वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे तो उसकी जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो सेल बर्स्ट होगी। पहले फॉस्फोलिपिड, उसके बाद था मोज़ेक। मोज़ेक क्या है, मोज़ेक जो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन में, वो वहाँ पे अरेंज किए गए हैं, वो क्रिएट करते हैं डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स पैटर्न। जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर, ये इसका हाइड्रोफिलिक हेड है ये, और ये इसका हाइड्रोफोबिक टेल है। हाइड्रोफिलिक हेड बाहर की तरफ है क्योंकि ये वाटर या फ्लूइड को पसंद करता है, लेकिन टेल क्या है, हाइड्रोफोबिक है, ये पसंद नहीं करता, इसको डर है फ्लूइड या वाटर से, इसलिए इसकी टेल अंदर की तरफ है। और इसमें क्या प्रेजेंट है, प्रोटीनस, इंटीग्रल प्रोटीनस एंड पेरिफेरल प्रोटीनस। इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं एम्बेडेड, जो फॉस्फोलिपिड उसमें वो एम्बेडेड है, और जो पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं वो सरफेस के साइड में प्रेजेंट होते हैं। और ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं सिग्नल और सेल रिकॉग्निशन करते हैं। उसके बाद क्या है, इसमें और एक चीज़ है, वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, वो अटैच होते हैं लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। जो इसमें लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स थे, कार्बोहाइड्रेट्स उसी के साथ अटैच होते हैं। और वो कहाँ पे लोकेट होते हैं, आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। जो इसका आउटर सरफेस होगा वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। और वो भी हमें क्या करता है, मदद सेल रिकॉग्निशन में। प्रोटीन्स भी सेल रिकॉग्निशन करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी सेल रिकॉग्निशन करते हैं। और कोलेस्ट्रॉल, उसके बाद है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ प्रेजेंट होता है एनिमल सेल मेम्ब्रेन में। कोलेस्ट्रॉल अब कौन कौन सा आया जो हमारे मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, पहले आया फॉस्फोलिपिड, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा आता है इसका कार्बोहाइड्रेट, और चौथा जो है वो है इसका कोलेस्ट्रॉल। लेकिन कोलेस्ट्रॉल सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। इसके जो बाकी कंपोनेंट्स हैं वो हम अगले लेक्चर में डिफाइन करेंगे। थैंक यू।